Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 10th Science chapter 6 Life Processes part 3. In this part we will study respiration. Now what is respiration? The process of releasing energy from food is called respiration. ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि जब फूड का ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन और जो ब्रीदिंग हम करते हैं, ऑक्सीजन का इन्हेलेशन और एक्सलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी रेस्पिरेशन में इंक्लूडेड होता है। तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। द एनर्जी दस रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। एनर्जी हमारी बॉडी में जो रिलीज़ होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बर्निंग के बाद, वो बॉडी के सेल्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। और जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ कर सकती है। और ये रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज रेस्पिरेशन से ही बॉडी को एनर्जी मिलती है टू सर्वाइव या ज़िंदा रहने के लिए। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में बताया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेना है। और लाइम वाटर, व्हाट इज़ लाइम वाटर? लाइम वाटर इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम एक्सेल करेंगे, एक स्ट्रॉ से जब हम एयर एक्सेल कर रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से रिएक्ट करेगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज़ वाइट इन कलर। So this will carbon dioxide gas, it will convert lime water into milky color. ये milky color का हो जाएगा। And this is the test for the carbon dioxide gas. उसको चेक करने के लिए लेबोरेटरी में ये यूज़ किया जाता है। Now we have discussed nutrition in organisms in the last section में हमने nutrition discuss किया है। अब हम पढ़ेंगे कि nutrition में जो food बनता है वो किस तरह से cells तक transportation के थ्रू पहुँच जाता है और वहाँ पे एनर्जी जो बनती है वो कैसे बनती है। ना डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन, अलग अलग जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तो उसके प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रिलीज़ होता है। इसका मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होगी। बट कुछ ऐसे भी पाथवेज होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन ऑल द केसेस रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है सभी ऑर्गेनिजम्स में, वो ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है जिसको कहते हैं पायरुवेट। और ये सभी ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है। ये फर्स्ट स्टेप सेम रहता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है जिसे कहते हैं पायरुवेट। ये जो प्रोसेस है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये जितने एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है इसमें। जैसे ये एक बॉडी का एक सेल है, सेल की ये बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये अंदर का सेंटर का पार्ट न्यूक्लियस हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये जेली लाइक सब्सटेंस को बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो रिएक्शन हो रही है जिसमें पायरुवेट बन रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट, ये इस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस जेली लाइक फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये पायरुवेट मॉलिक्यूल बन गया। अब इसके आगे का प्रोसेस कहाँ होगा? इसके आगे का प्रोसेस होगा सेल के अंदर ही एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आगे का रेस्पिरेशन होता है।
So this process takes place in the cytoplasm and further the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. जो organisms जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए, उनके अंदर ये पायरुवेट बाद में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स which respire in the presence of oxygen, they are called aerobic, they are called aerobes, and the respiration is called aerobic respiration. और जहाँ पे ऑक्सीजन के बिना हो रहा है रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं. ये ईस्ट के अंदर होता है. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ये एयर की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, इसलिए इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट. अब पायरुवेट का, जहाँ तक पायरुवेट बना था ये साइटोप्लाज्म में हुआ था. अब इसके आगे का प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह की, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ऐसे ओवल शेप की होती है. और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे फिंगर लाइक अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस होती है. ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी. और ये जो साइटोप्लाज्म, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऐसे सेल्स के अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है. ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सेल के अंदर होती हैं, बहुत सारी होती हैं. तो साइटोप्लाज्म में जो पायरुवेट बना है वो फिर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे फर्दर रेस्पिरेशन होता है. नाउ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन का यूज़ करके पायरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. द प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. एंड द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर. इसका दूसरा प्रोडक्ट एक और जो बनता है वो होता है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और हम रेस्पिरेशन में यही पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन होने के बाद में क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है. तो ये 2 जगह हो रहा है ये प्रोसेस सेल के अंदर. पहला स्टेप साइटोप्लाज्म में हो रहा है, दूसरा स्टेप हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than anaerobic process. Aerobic process में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो बहुत मतलब anaerobic process से ज़्यादा रिलीज़ होती है यहाँ पे. Sometimes there is a lack of oxygen in our muscle cells. कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है. तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है बॉडी में, तो हमारी जो मसल सेल्स होती हैं, ये मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में. तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है तो पहला स्टेप तो कॉमन होता है कि यहाँ पे पायरुवेट बन जाता है. अब पायरुवेट जो है, हेयर द पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू, पायरुवेट बनने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. अभी जो लैक्टिक एसिड है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये लैक्टिक एसिड मसल्स में जाके मसल्स में स्टोर हो जाता है. इसलिए जो एथलीट्स होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग इस तरह की करते हैं, तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं. ये मसल क्रैम्प्स इसलिए आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और लैक्टिक एसिड के कारण मसल्स में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं. फिर जब इसको हॉट वाटर से या इससे मसाज की जाती है बॉडी के पार्ट्स पे, तो मसल्स में जो सर्कुलेशन ब्लड का है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उससे ऑक्सीजन की सप्लाई वापस आ जाती है. फिर ये लैक्टिक एसिड कार्बन ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो फिर उससे क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं. तो मेनली ये क्रैम्प्स किससे आते हैं, क्योंकि मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं और लैक्टिक एसिड बना देती हैं. नाउ द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल कार्बन है, ये आपको लर्न करना है, ईजिली आपको इससे समझ आएगा फ्लो चार्ट से. 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन हुई, फर्स्ट स्टेप पायरुवेट बना, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है,
ये हर एक वर्ड में हर एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा इससे। प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है और एब्सेंस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज अ मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है और ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो पायरूवेट से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जैसे कि ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में हो रहा था, हमने देखा था मसल सेल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है और ये 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, इससे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होती है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स में होती है ईस्ट की, ये आपको रिएक्शन लर्न करनी है। मसल सेल्स में किस तरह से होती है इसकी रिएक्शन लर्न करनी है, और माइटोकॉन्ड्रियल सेल में कैसे होती है। तो हमारी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में जो सेल में रेस्पिरेशन होता है मसल सेल्स में ये एनारोबिक स्टार्ट हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करनी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में नॉर्मली ये वाला रेस्पिरेशन होता है। पहले पायरूवेट बनता है और पायरूवेट से फिर माइटोकॉन्ड्रियाज में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो सेल में हो रही थी, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। तो उस मॉलिक्यूल से एटीपी मॉलिक्यूल बनाया जाता है और एटीपी फ्यूल की तरह यूज़ होता है। हमारे सेल को जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी होती है वो एनर्जी एटीपी से लेता है। ATP is broken down, giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. सेल में जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक मीन्स जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ATP को ब्रेक डाउन करके जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हीट चाहिए वो ATP एनर्जी देती है उनको, जिससे वो रिएक्शन सेल में हो पाए। Now what is ATP? The full form of ATP is adenosine triphosphate. It is adenosine triphosphate. और ये ATP को बोलते हैं energy currency of the cell. Now what is the energy currency of the cell? It is ATP. Energy released during the process of respiration, उस एनर्जी से बनता है ATP मॉलिक्यूल, और ये ATP मॉलिक्यूल बनता है ADP से, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ये एडीपी से फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो ये बन गया एटीपी। ये हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस हैं, जैसे कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन होना, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, मैनी अदर एक्टिविटीज़, इन सब में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में होना चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन बॉडी में जानी चाहिए। तो वी हैव सीन, और प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स में स्टोमाटा होता है, वो स्टोमाटा से एक्सचेंज करते हैं। Large intercellular spaces ensure that cells are in contact with the air. Direct diffusion प्लांट के पार्ट से भी होता है और स्टोमाटा के थ्रू भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। We have seen that through stomata or large intracellular spaces ensure that all the cells are in contact with एयर, जिससे सारे सेल्स एयर के कांटेक्ट में रहें। इतनी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है। इंटरसेलुलर मींस जो सेल्स के बीच में जो जगह होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर, ये डिफ्यूजन से एक्सचेंज होते हैं। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। डायरेक्शन की डिफ्यूजन क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। मेनली डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस occurring,
कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, तो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, प्लांट्स की बॉडी से बाहर निकलता है. ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस. डे टाइम में क्या होता है, जो CO2 प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो प्लांट यूज़ कर लेता है, वो अंदर ही प्लांट यूज़ कर लेता है, हेंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. तो मॉर्निंग टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर नहीं निकलती है, सिर्फ ऑक्सीजन बाहर निकलती है. बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है प्लांट से. इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. ऑक्सीजन रिलीज मॉर्निंग टाइम में ही होती है. Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment. Animals में अलग तरह के organs होते हैं जिससे वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, ये सब अलग प्रोसेस होता है एनिमल्स में. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, वो एयर ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन एयर के थ्रू बॉडी के अंदर जाती है. और जो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए, वो वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हुई हुई ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं. सिंस द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वो एयर के कंपैरिजन में कम होती है, तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. जो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके कंपैरिजन में वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा फास्ट होता है. फिश माउथ से वाटर लेती है, वाटर को अंदर लेती है, फिर उसे फोर्स करके गिल्स के फोर्स करती है अंदर की तरफ, तो वो वाटर गिल्स में पास होता है, और गिल्स में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चली जाती है गिल्स से, क्योंकि गिल्स में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है वहाँ पे, तो वहाँ से ऑक्सीजन फिर ब्लड के अंदर एंटर करता है, फिर वहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है फिश की बॉडी में. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ये ऑक्सीजन जो यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए. टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, एंड ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर विच इंक्रीज द सरफेस एरिया. जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन के एब्जॉर्प्शन में, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स के लंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई. सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, इसी सरफेस पे होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. तो ये जो सरफेस है बहुत पतला और बहुत ही डेलिकेट होता है जिससे गैसेस एक्सचेंज हो पाए. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है. सो देयर हैज़ टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया. तो बॉडी में अंदर जाने के लिए कुछ ऐसी पैसेज या कुछ ऐसा रास्ता होना चाहिए जो ऑक्सीजन रिच एयर को वहाँ तक लेकर जाए जहाँ पे ये एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का. सो देयर इज़ अ मैकेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से एयर अंदर जाती है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. तो ये पूरा प्रोसेस है. हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखेंगे. ह्यूमन बींग्स में एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू अंदर ली जाती है, फिर ये पास होती है. नॉस्ट्रल्स के अंदर फिल्टर्स होते हैं, फिल्टर्स जैसे कि फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. ये फाइन हेयर्स फिल्टर की तरह काम करते हैं, और ये जो डस्ट पार्टिकल्स ये सब होते हैं एयर में उसको फिल्टर करते हैं. तो पैसेज इज ऑल्सो लाइन बाय म्यूकस भी होता है जिसपे वो उस पर चिपक जाती है जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ये जो एयर है ये थ्रोट से पास होती हुई लंग्स के अंदर एंटर करती है. वहाँ पे रिब्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. थ्रोट में कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. तो इसके कारण क्या होता है, जो एयर पैसेज है हमारा जहाँ से एयर अंदर जाती है वो कोलैप्स नहीं होता. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये नेजल पैसेज, दीज आर द नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल से एयर यहाँ अंदर जाएगी. दिस पार्ट इज फेरिंग्स. फेरिंग्स से ये लैरिंग्स में एंटर करेगी. लैरिंग्स के बाद यहाँ पे कार्टिलेजेस की रिंग्स हैं ये. फिर इसके बाद है ये ट्रेकिया. ट्रेकिया ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ये वाली लंग्स हैं, दोनों लंग्स में ट्रेकिया का एक एक पार्ट जाता है जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई. एक लेफ्ट लंग में जाता है, एक राइट लंग में जाता है, तो ये इसको बोलेंगे ब्रोंकाई. ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई ट्रेकिया.
ट्रेकिया, देन इट इज़, और ये ट्रेकिया के यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है। फिर ब्रोंकाई आगे ब्रोंकियोल्स में और डिवाइड हो जाती है, ये हो गए ब्रोंकियोल्स, छोटी छोटी ब्रांचेस और आगे बन जाती है। और लास्ट में ब्रोंकियोल्स के यहाँ पे छोटे छोटे बलून की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, या इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये एल्वियोलाई। ये ब्रोंकियोल्स के एंड में ये छोटे छोटे बलून की तरह एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, और ये एल्वियोलाई ये बहुत थिन और डेलिकेट होती है, और इसी में ही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होता है, और वो फाइनली टर्मिनेट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिसको हमने एल्वियोलाई बोला है। द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस where the exchange of gases can takes place. This is the function of alveoli. एक surface provide कर रहे हैं जहाँ gases का exchange होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस लंग्स में यहाँ पे रिलीज हो जाती है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब्स, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जब हम ब्रीथ करते हैं हमारी रिब्स ऊपर की तरफ आती हैं फ्लैट, और हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। तो ये डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है तो हमारी जो रिब कैविटी है, जो रिब केज है, ये बड़ी हो जाती है। तो चेस्ट की कैविटी इट बिकम्स लार्जर, और हम ज़्यादा एयर अंदर इनहेल कर पाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वियोलाई। एक्सपैंडेड एल्वियोलाई जो है वो भर जाते हैं। तो ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड जो वेस्ट पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर आता है पूरी बॉडी में से फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ एल्वियोलाई में आके उसको रिलीज कर देता है। तो ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड। ऑक्सीजन तो ब्लड ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज कर देता है, फिर ऑक्सीजन को ब्लड वेसल से ट्रांसपोर्ट करता हुआ बॉडी के हर सेल में पहुँचा देता है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल अमाउंट ऑफ एयर। जब भी हम ब्रीद इन करते हैं या अंदर सांस लेते हैं या बाहर सांस को छोड़ते हैं तो हमेशा हमारी लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ रह जाता है, पूरी एयर बाहर नहीं निकल जाती, अंदर कुछ एयर बची हुई रहती है, सो दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब। क्योंकि एक सफिशिएंट टाइम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है ना, तो एक एयर अंदर बनी रहे जो एब्जॉर्प्शन होता रहे, and for the carbon dioxide to be released. Now when the body size of animal is large, अगर किसी एनिमल का बॉडी साइज लार्ज है तो सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं, लंग्स के अंदर से जो एयर होती है उसमें से ऑक्सीजन को लेते हैं और बॉडी के हर टिश्यू तक पहुँचाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल की तरह ले सकते हैं, हीमोग्लोबिन जैसे एक कार है, एक व्हीकल है, उसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठ गया और वो हीमोग्लोबिन उसको पूरी बॉडी में ब्लड में उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट ज़रूरी होता है ऑक्सीजन को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हाई अफिनिटी मीन्स ऑक्सीजन इससे बहुत जल्दी इससे बाइंड हो जाता है, इसके अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन से। दिस पिगमेंट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसीज जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, हेंस मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। If the alveolar surface was spread, it would cover about 80 meters square. एल्वियोलर जो है ये एल्वियोलाई जो होती है ये बहुत बड़ा सरफेस कवर करती है, तभी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का एक्सचेंज इतना रैपिड या इतना फास्ट हो पाता है। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। बहुत लार्ज सरफेस एरिया है एल्वियोलाई का लंग्स के अंदर, तभी तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। अगर ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होता ना हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन को पहुंचने में जैसे लंग्स से लेकर अगर आपके पैर के टो तक पहुंचाना है ऑक्सीजन, तो उसको 3 इयर्स लग जाते हैं अगर डिफ्यूजन से ये प्रोसेस होता तो। और ये प्रोसेस एल्वियोलाई के थ्रू हो रहा है,
सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो रहा, एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल से यूं यूं जाता है ना ट्रांसफ़र होता हुआ, तो बहुत टाइम लगता है, 3 इयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और हीमोग्लोबिन ब्लड में ट्रैवल करता हुआ ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचा देता है। ये जो एल्वियोलाई है, ये लंग्स के जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे ये एल्वियोलर जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा है। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है, तब ये बाहर यहाँ पे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है, और जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वापस यहाँ एल्वियोलाई से होता हुआ अंदर लंग्स में आ जाता है। और फिर लंग्स से ये यहाँ से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब ये बाहर जब हम एयर को एक्सेल करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बाहर रिलीज़ हो जाएगी। फिर जब हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन फिर अंदर जाएगी, फिर ये एल्वियोलाई तक पहुँचेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फिर यहाँ पे गैस यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ब्लड के अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन, और जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो यहाँ पे लंग्स में आ जाएगी ब्लड में से। इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होता रहता है। Now I hope this video is helpful to you. Then please like the video, share it with your friends, and if you have not subscribed तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन प्रेस कर देना, जिससे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग वीडियोस देख सको। So I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so much.